शुरू किया जाए। राइट। अच्छा भाई साथियों, मेरा नाम है करीम अहमद सिद्दीकी। जो लोग परिचित ना हो तो परिचित हो जाएं, बाकी आप लोगों को चेहरों से तो कहीं ना कहीं देखते रहते हैं। और वैसे तो मैं क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन अमित ने कहा कि मुस्लिम लॉ पे, तो हमने कहा चलो भाई मुस्लिम लॉ पे ही बात की जाएगी। तो आज बात करेंगे डिवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ। अब जैसा मुस्लिम लॉ हम कह रहे हैं, मुस्लिम एक्ट नहीं कह रहे हैं। हम सब जानते होंगे कि एक्ट, कोई भी लॉ एक्ट कब बनता है, कोडिफाइड जब हो जाता है किसी भी स्टेट की असेंबली में या सेंटर की पार्लियामेंट में, जब वो प्रॉपर तरीके से पास हो जाता है विधेयक पेश होके, तो सेक्शन वाइज ड्राफ्ट होने के बाद वो कोडिफाइड लॉ हो जाता है। तो मुस्लिम लॉ एक कस्टमरी लॉ है जो रिलीजन के आधार पे, कस्टम्स के आधार पे समय समय पे बना, एक लंबी स्टोरी है उसके पीछे। लेकिन हम सिर्फ आज हम डिवोर्स की बात करेंगे कि क्योंकि वही प्रैक्टिस में चीज़ें आती हैं। आप लोग सब एडवोकेट हो, LLB कर चुके हो, तो जो प्रैक्टिस में आएगा वो सिर्फ डिवोर्स से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। अगर कोई सिविल की प्रैक्टिस कर रहा है तो इनहेरिटेंस के सवाल आ सकते हैं। तो मुस्लिम में जो लॉ होता है, जो डिवोर्स होता है, उसमें भी हम उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले डिवोर्स बाय हस्बैंड, और सेकेंड डिवोर्स बाय वाइफ, और एक थर्ड कैटेगरी और बनाई जा सकती है डिवोर्स बाय नहीं, दोनों कैसे देंगे एक दूसरे को? म्यूचुअल कंसेंट, या हाँ, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, एक तीसरी कैटेगरी भी बनाई जा सकती है। अब अगर उससे पहले देखें तो 2 कैटेगरीज और इसको डिवाइड किया जा सकता है, जुडिशियल डिवोर्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स। आज जब जुडिशियल डिवोर्स की बात करते हैं तो यानी कि हम कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में जाएंगे तो क्या कोई मुस्लिम लॉ में क्या कोडिफाई एक्ट भी है कोई? एनी वन ऑफ यू, किसी को पता है कि क्या कोई एक्ट है जो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत बनाया गया हो, जो कोडिफाइड हो गया हो? 1939। हाँ, क्या नाम है उसका? 1939। तो सन बता रहे हैं आप, एक्ट का पूरा नाम? 2 सेक्शन 2। नहीं, एक्ट का नाम, एक्ट का नाम मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम में 200। रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। और यह सिर्फ महिलाओं के लिए, ये हस्बैंड के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए नहीं है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए। रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। तो जुडिशियल डिवोर्स इसके तहत आता है। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल जो तो मोड ऑफ डिवोर्स हो गया। मोड ऑफ डिवोर्स में जुडिशियल डिवोर्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स। अब हम एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स की बात करते हैं। सबसे पहले डिवोर्स बाय हस्बैंड। आप लोग सब नोट करते जाएं साथ में। डिवोर्स बाय जब हस्बैंड की बात आती है तो 4 तरीके के डिवोर्स होते हैं डिवोर्स बाय हस्बैंड में। सबसे पहला डिवोर्स जिसको बोलते हैं तलाकुल सुन्नत, एंड द तलाकुल सुन्नत डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तलाक हसन, तलाक अहसन। तलाकुल सुन्नत 2 पार्ट्स में है, तलाक हसन, तलाक अहसन। एंड द सेकेंड इज तलाकुल बिद्दत, इसको तलाक बिद्दत कह देते हैं। तलाक बिद्दत के बाद तलाक इला। हम डिटेल में मैं इनको सबको बताता हूँ। पहले ये 4 तलाक आ जाए। तलाकुल सुन्नत हो गया जिसके 2 पार्ट, हसन और एहसन। इसके बाद तलाकुल बिद्दत, तलाक इला, फिर तलाकुल जिहार, तलाकुल जिहार। ये 4 टाइप्स इसके आ गए जो हस्बैंड के द्वारा दिया जाता है। 4 तरीके के डिवोर्स हो गए मुस्लिम में। अब 1 बाई 1 करके अब वाइफ के द्वारा देख लेते हैं, फिर डिटेल में जाए। इससे पहले ये तो डिवोर्स बाय हस्बैंड आ गया, अब डिवोर्स बाय वाइफ। डिवोर्स बाय वाइफ में सबसे पहला तलाक आता है तलाक तफवीज़, तलाक तफवीज़। एंड द सेकेंड इज तलाक लियान, लीन भी कुछ लोग कहते हैं, तलाक लियान, LEAI।
बस ये 2 ही डिवोर्स होते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स में। अब हम डिटेल में एक एक डिवोर्स को डिस्कस करते हैं। तलाक़े एहसन। तलाक़े एहसन इज ए सिंगल प्रोनाउंसमेंट ऑफ डिवोर्स। एक बार डिवोर्स कहना, सिंगल प्रोनाउंसमेंट बाय हस्बैंड, बट इट मस्ट बी प्रोनाउंस इन ए तुहर। यू नो तुहर का तुहर इज द नेम ऑफ अ पीरियड। तुहर एक समय काल का नाम है, कालावधि का नाम है। जब महिलाएं उनका जो मेंसस, जो पीरियड का टाइम होता है, वो पहला पीरियड का टाइम फिनिश हो गया और सेकेंड पीरियड का टाइम शुरू होने से पहले का जो बीच का टाइम होता है, जिस टाइम पे ये कहा जाता है कि अब वो महिला पवित्र है, पाक है, तो उसको टाइम को बोलते हैं तुहर। तो कोई भी तलाक हो वो हमेशा तुहर में ही प्रोनाउंस किया जाना चाहिए, तभी माना जाएगा, किसी भी तरीके का तलाक हो। तो तलाक़े एहसन सिंगल प्रोनाउंसमेंट, एक बार हस्बैंड ने कह दिया, लेकिन उस पीरियड में कहा जब तुहर का पीरियड था। दिस इज तलाक़े एहसन। इसमें जो इद्दत पीरियड होता है वो 90 डेज का होता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, एब्सोल्युटली अनकंडीशनल नहीं है। कंडीशन ये है कि अगर इद्दत विद इन द इद्दत पीरियड, ये रिवोकेबल डिवोर्स होता है, अगर विद इन इद्दत पीरियड इसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन डेवलप हो गए तो यह डिवोर्स रिवोक हो सकता है। अगर 90 डेज के अंदर दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो दिस टाइप ऑफ डिवोर्स में भी रिवोक, और अगर नहीं होते तो फिर वो इररिवोकेबल हो जाएगा और 90 डेज पीरियड इद्दत का भी पूरा हो जाएगा, वो डिवोर्स कंप्लीट हो जाएगी। अब आता तलाक़े हसन। तलाक़े हसन में हमने देखा सिंगल प्रोनाउंसमेंट था, तलाक़े हसन में 3 प्रोनाउंसमेंट हैं। 3 प्रोनाउंसमेंट इन 3 सक्सेसिव तुहर, 3 तुहर में, जैसे वो सिंगल तुहर में था, ये 3 तुहर में है। और सबसे बेस्ट तरीका यही है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि एक तुहर के पीरियड में आपने डिवोर्स प्रोनाउंस किया, फिर सेकेंड तुहर का पीरियड जब आया, 1 महीने का टाइम मिल गया आपको, तब आपने सेकेंड टाइम डिवोर्स प्रोनाउंस किया, फिर थर्ड तुहर के पीरियड में थर्ड और फाइनल टाइम डिवोर्स प्रोनाउंस किया। बट इन द मीन वाइल, इन ड्यूरेशन ऑफ द 3 सक्सेसफुल तुहर पीरियड, सुलह समझौते की कोशिशें होती रहनी चाहिए। समी मारा के केस में भी 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि दिस इज द बेस्ट वे ऑफ द डिवोर्स अकॉर्डिंग टू द होली बुक कुरान। ये सबसे सही तरीका होता है। क्या यह भी रिवोक किया जा सकता है? तलाक़े हसन जो 3 तुहर में होता है, ये भी रिवोक हो सकता है, बट बिफोर प्रोनाउंसिंग द 3 तलाक, 3 सक्सेसिव पीरियड, जो तीसरा फाइनल, तीसरी बार तलाक प्रोनाउंस करने से पहले इसको रिवोक किया जा सकता है। इसमें कोई कंडीशन नहीं, दोनों पार्टी राजी हैं, चलो ख़त्म करो, साथ में रहते हैं। मतलब तलाक तभी कंप्लीट होगा जब 3 महीने में तलाक प्रोनाउंस कर दिया जाए। तो तलाक़े हसन हो गया, तलाक़े एहसन हो गया। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? अब आता तलाक़े विद्दत। तलाक़े विद्दत जिसको लेकर के बहुत बवाल मचा, सरकार को कानून बनाना पड़ा 2019 में। एनी वन ऑफ यू, क्या एक्ट बना था 2019 में? कोई बता सकता है? उस एक्ट का नाम क्या था? 3 तलाक को लेकर के बना था। 3 तलाक को लेकर के जो कानून बना था उसका नाम क्या है? द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट, पूरा नाम है द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। तलाक़े विद्दत इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट रिलीफ, आप लोग ऐड में सुनते होंगे, एसिडिटी से इंस्टेंट रिलीफ, तुरंत एक ही समय पे तलाक तलाक तलाक, ये होता है तलाक़े विद्दत, जिसको शायरा बानो के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। अगर कोई चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गई तो देयर इज़ नो नीड टू मेक एनी लेजिस्लेटिव ऑन दिस पॉइंट। तो फिर क्यों 3 तलाक का कानून बनाया गया? तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। इसके पीछे पॉलिटिक्स है, सब लोग जानते हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो ये ट्रिपल तलाक जो एक ही समय पे तलाक कहा जाता था, इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है।
सेक्शन 3 और 4 पनिशेबल बना दिया गया है। जो मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 19 के तहत अगर एक बार में एक ही समय पे कोई 3 बार तलाक कहता है तो वो ऑफेंस होगा। ये हो गया। अब एक सवाल यहाँ पर है कि हम लोगों ने देखा था तलाक अहसन, उसमें भी तलाक कहा जा रहा था एक ही समय पे, और तलाक विद्दत, डिफरेंस क्या है दोनों? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन तलाक अहसन एंड तलाक विद्दत? उसमें सर एक एक तलाक 3 बार में कहा था? नहीं, उसमें सिंगल प्रोनाउंसमेंट था। हाँ, एक बार में, एक ही बार कहा गया, एक ही बार तलाक। हाँ, इसमें 3 बार, इसमें 3 बार। तलाक विद्दत में 3 प्रोनाउंसमेंट है, हाँ, उसमें सिंगल प्रोनाउंसमेंट। तलाक एहसन में भी रिवोकेबल एंड तलाक एहसन भी रिवोकेबल है अगर तीसरे तलाक से पहले। एंड तलाक विद्दत इज नॉट। तलाक विद्दत रिवोकेबल नहीं है, जबान से निकल गया तो निकल गया। वैलिडिटी वो खत्म। अगर तीसरी बार भी कह दिया तो फिर संबंध स्थापित नहीं हो सकते। तीसरी बार भी कह दिया तो फिर आप इद्दत पीरियड में जाइए, वो रिवोक नहीं किया जा सकता। तो ये हुआ। अब आता है तलाक इला। तलाक इला एक अजीबोगरीब टाइप का तलाक है कि अगर हस्बैंड ने ये प्रॉमिस कर लिया, ओथ ले ली कि मैं अपनी वाइफ के साथ अप टू 4 मंथ आई वुड नॉट एस्टेब्लिश रिलेशन, और वो 4 महीने बीत जाते, हस्बैंड उन 4 महीने तक अपनी वाइफ के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करता, ऑटोमेटिक तलाक हो जाएगा। बट ऑटोमेटिक तलाक ओनली सुन्नीज में होगा, नॉट इन शिया। शिया में इट विल बी वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ द डिवोर्स अंडर सेक्शन 2(9) ऑफ मुस्लिम मैरिज रेजोल्यूशन एक्ट 1939। एक आधार मिल जाता है ये शिया में। लेकिन सुन्नी में हस्बैंड ने अगर ये ओथ ले ली कि मैं अपनी वाइफ के साथ रिलेशन नहीं बनाऊंगा 4 महीने तक, अगर उस ओथ को वो तोड़ता नहीं है तो डाइवोर्स हो जाएगा। अगर 4 महीने के पहले उस ओथ को उसने तोड़ दिया तो वो डाइवोर्स रिवोक हो जाएगा, वो डाइवोर्स नहीं होगा। चलिए सिया सोनी क्या बताया सर? ये जो मैंने बताया कि अगर हस्बैंड ने ये ओथ ले ली कि मैं अपनी वाइफ से 4 महीने तक मैं रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करूँगा तो ये तलाक हो जाएगा। ये सुन्नी में। हाँ, शिया में हो तलाक नहीं होगा ऑटोमेटिक। शिया में वाइफ कोर्ट जा सकती है, वही मुस्लिम मैरिज रेजोल्यूशन एक्ट 1939 के तहत सेक्शन 2 क्लास 9 के तहत एक ग्राउंड बन जाता है कि मेरे हस्बैंड ने 4 महीने तक ये ओथ ले ली थी जिसको उसने 4 महीने तक निभाया। दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स फॉर शिया। सर इसमें जो सर ओथ है ये सर क्या लिखा पढ़ी में होगी या किसी के सामने होगी? ये ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। अच्छा, वाइफ को पता चल जाए, वाइफ को मतलब तीसरा व्यक्ति इसमें शामिल होगा एज अ विटनेस? जरूरी नहीं है, मन में सोच लिया? नहीं, मन में ना सोचे, वाइफ से कहना होगा उसको। कहना होगा। अब आता तलाक ज़िहार। तलाक ज़िहार किसी को कोई पॉइंट मालूम है? एनी वन ऑफ यू अबाउट द तलाक ज़िहार? तलाक ज़िहार भी एक थोड़ा टेक्निकल तलाक है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ का कंपैरिजन किसी प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशन से कर दिया तो ये तलाक हो जाएगा। सब लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अपनी वाइफ को कह दे कि तुम आज से मेरी माँ की तरह रहोगी, आज से तुम मेरी बहन की तरह रहोगी। प्रोहिबिटेड डिग्री तो समझते होंगे ना हिंदू लॉ में, वो रिलेशंस जिनसे हम मैरिज नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिटेड डिग्री है। तो अगर किसी प्रोहिबिटेड डिग्री से कंपेयर कर दिया वाइफ को तो डिवोर्स हो जाएगा। आप लोग सुनते होंगे फतवा आ गया, उसने अपने वाइफ को कह दिया तो मेरी माँ जैसी हो, तो अब तो वो उसका बेटा हो गया। तो ये होता है तलाक ज़िहार। लेकिन एक कंडीशन है इसमें भी, तलाक ज़िहार में, इस कंपैरिजन के बाद 4 महीने तक रिलेशन नहीं बनना चाहिए दोनों के बीच में। अगर रिलेशन बन गए तो वो रिवोक हो जाएगा। तो ये हुआ तलाक ज़िहार। तो ये तो सारे काइंड्स ऑफ डिवोर्स हो गए बाय हस्बैंड। अब आया डिवोर्स बाय वाइफ। डिवोर्स बाय वाइफ में पहला जो डिवोर्स है तलाक तफवीज़। तलाक तफवीज़ एक्चुअली यू नो द मीनिंग ऑफ द तफवीज़। तफवीज़ का मतलब होता है टू डेलीगेट द पावर,
किसी को पावर डेलीगेट कर देना। तो तलाक तफवीज मतलब हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स का पावर दे देता है कि तुम उससे डिवोर्स ले सकती हो। और नॉट ओनली द वाइफ बट आल्सो थर्ड पार्टी, किसी भी व्यक्ति को थर्ड पर्सन को डिवोर्स का पावर दे सकता है कि तुम हमारा तलाक करा सकते हो। और यह पावर एट द टाइम ऑफ द निकाह लिखे जा सकते हैं निकाहनामे में कि इनको ये पावर होगा कि मुझे डिवोर्स दे दे, क्योंकि मुस्लिम मैरिज एक एग्रीमेंट है। हम सब जानते हैं कि मुस्लिम मैरिज एक एग्रीमेंट है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो एग्रीमेंट में कंडीशंस होती हैं। तो एज ए कंडीशन तलाक तफवीज को लिखा जा सकता है निकाहनामे के समय। ये है तलाक तफवीज। ये परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। अब आता तलाक लियान। तलाक लियान होता है कि वाइफ के ऊपर एडल्टरी के चार्जेज लगाना। अगर वाइफ के ऊपर हस्बैंड ने एडल्टरी के चार्जेज लगा दिए तो इसमें तलाक होता नहीं है, बट वाइफ को एक ग्राउंड मिल जाता है तलाक लेने का। ये होता है तलाक लियान। तो ये वाइफ के तलाक हो गए। अब म्यूचुअल कंसेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है खुला। खुला वो तलाक है जो वाइफ ऑफर करती है हस्बैंड को कि मुझे डिवोर्स दे दो। और खुला अगर वाइफ ऑफर करती है तो हस्बैंड को राइट है कि अपनी वाइफ से कंपनसेशन ले ले। जैसे तलाक पे वाइफ कंपनसेशन लेने की हकदार होती है अपने हस्बैंड से, इसी तरीके से हस्बैंड को राइट है कि अपनी वाइफ से कंपनसेशन ले ले खुला की स्थिति में। इसके बाद एक तलाक है तलाक मुबारक। ये भी एक म्यूचुअल कंसेंट के जरिए ही होता है। अब तलाक खुला में म्यूचुअल कंसेंट कैसे हुआ? ऑफ़र किसी ने दिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोगों ने पढ़ा होगा, कोई प्रपोजल देता है, जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर प्रॉमिस बन जाता है। एंड एक्सेप्टेबल प्रपोजल इज ए प्रॉमिस, और फिर वो आगे एग्रीमेंट की शक्ल ले लेता है। तो वाइफ ने ऑफ़र दिया, हस्बैंड ने कबूल कर लिया, उसको कोई कंपनसेशन नहीं लेना, तो म्यूचुअल कंसेंट हो गया। इसी तरीके से मुबारक में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होता है, वो म्यूचुअल कंसेंट है। फ़र्क इतना है खुला और मुबारक में कि मुबारक में एनीवन कैन ऑफर, आइदर वाइफ और हस्बैंड, कोई भी ऑफ़र दे सकता है। खुला में सिर्फ वाइफ ऑफ़र दे सकती है। अब एक तलाक और बचता है, इससे पहले कि हम जुडिशियल डिवोर्स की बात करें, एक डिवोर्स और बचता है फस्क, तलाक फस्क। तलाक फस्क होता है वाइफ काजी के पास जाकर के तलाक ले सकती है, तलाक बाई काजी। बट इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि इफ़ द मैरिज इज इरेगुलर, जो शादी है वो अनियमित होनी चाहिए। दूसरी, मैरिज विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री। अगर मैरिज प्रोहिबिटेड डिग्री में है तो तलाक फस्क, काजी को अधिकार है कि वो तलाक करा सकता है दोनों को, इसी में किसी को मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये होता है तलाक फस्क। ये हमने डिस्कस किया एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ। अब आता है जुडिशियल डिवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ। जैसे हमने बताया भी कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 सेक्शन 2 में उसके ग्राउंड दिए गए हैं। नॉर्मल जो ग्राउंड हिंदू लॉ में है वही ग्राउंड उसमें है। जैसे ग्राउंड्स में कुछ ग्राउंड एक्स्ट्रा हैं, हिंदू लॉ में है 7 ईयर्स तक हस्बैंड का पता नहीं चलता तो एक ग्राउंड हो जाता है, हस्बैंड हो या वाइफ हो। इसमें 4 ईयर तक अगर पता नहीं चलता अब्सेंस ऑफ हस्बैंड तो एक ग्राउंड हो जाता है। अगर 2 साल तक हस्बैंड अपनी वाइफ का मेंटेनेंस करने में फेल हो जाता है तो दिस इज़ वन ऑफ द ग्राउंड। अगर हस्बैंड को सज़ा हो जाती है तो भी एक डिवोर्स का ग्राउंड है। फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ड्यूटीज़, अपनी वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन करने में अगर फेल हो जाते हैं तो भी एक ग्राउंड हो जाता है। इम्पोटेंसी इज ए ग्राउंड, इंसैनिटी इज आल्सो ए ग्राउंड। जो वेनरल डिजीज होती हैं जो रिलेशन के दौरान ट्रांसफ़र हो जाती हैं ये भी एक ग्राउंड है। और रिपुडिएशन बाय वाइफ, ये क्या होता है? रिपुडिएशन बाय वाइफ एक ग्राउंड है। हाँ, जैसे पत्नी के विपरीत काम करना, जैसे अश्लील नारियों से मिलना जुलना रखना। नहीं, मैरिज विद अ गर्ल हु इज़ बिलो 15 ईयर्स, अगर 15 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी की जाती है, जब वो 18 साल जब वो 18 साल की हो जाएगी तो ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी आप लोगों ने सुना होगा मैं हिंदू मुस्लिम लॉ में, ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी, उसको उसके सामने ये ऑप्शन है हाँ। कि वो चाहे तो शादी को कंटिन्यू रखे और चाहे तो
डिसॉल्व करा दे। तो यह एक ग्राउंड है मुस्लिम मैरिज रेजोल्यूशन एक्ट के तहत। ग्राउंड्स रिकॉग्नाइज बाय द मोहम्मद ये हैं। इसके अलावा क्रूअलिटी है ही है, और रिलीजन अगर कोई त्याग देता है तो ये है मोर देन वन वाइफ, एक से ज़्यादा शादी अगर कर ली है, हालांकि मुस्लिम लॉ परमिट करता है बट उसकी कुछ रिलीजियस कंडीशंस हैं। फिर भी अगर दूसरी शादी हस्बैंड ने कर ली है तो पहली पत्नी को तलाक लेने का अधिकार हो जाता है। तो ये वो हैं जो मुस्लिम मैरिज रेजोल्यूशन एक्ट 1939 के सेक्शन 2 में ये ग्राउंड्स दिए गए हैं। दिस एक्ट ओनली फॉर द वीमेन, मुस्लिम वीमेन। यह सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। अब लास्ट में मैं एक बात और बता दूँ कि क्या पुरुष के द्वारा दिए गए डिवोर्स को क्या जुडिशियल डिवोर्स बनाया जा सकता है? कोई तरीका है? पुरुष ने कोर्ट में तो डिवोर्स का केस कर नहीं सकता जैसे मुस्लिम महिलाएं कर सकती हैं। तो उस स्थिति में वो सिविल सूट, डिक्लेरेटरी सिविल सूट हस्बैंड फाइल कर सकता है। डिक्लेरेटरी सिविल सूट फाइल करके कोर्ट से यह प्रेयर कर सकता है कि हमने इस तरीके से अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया, हमारे डिवोर्स को डिक्लेयर किया जाए। जैसे सारे सिविल सूट चलते हैं, अपनी बात को साबित करना होता है प्लेंटिफ को, इसमें भी वो प्रूव करे कि हाँ उसने जो डिवोर्स दिया है वो मुस्लिम लॉ के तहत दिया है। अगर वो प्रूव कर लेगा तो उसका डिवोर्स कोर्ट डिक्लेयर कर देगी। ठीक है, हाँ बताओ सुभान, क्या सवाल था तुम्हारा? क्वेश्चन पूछिए। How to divorce petition filed before honorable court when both party agree? यानी कि mutual consent से अगर There is no provision. Why? There is no provision to file divorce before the court by mutual consent or by otherwise. कोई प्रोविजन ही नहीं है म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स फाइल करने का। ये नहीं है तो क्या अगर हम उसको डिक्लेयर करा सकते हैं हाँ। तो वो किस माध्यम से? अरे वही तो मैंने बताया, सिविल सूट के माध्यम से। यानी कि ये सबसे पहले ये प्रोसीडिंग जो स्टार्ट होगा वो फिर काजी से स्टार्ट होगा, अरे। वहाँ से फतवा जारी कराए। क्यों फतवा जारी कराए? मुस्लिम लॉ के तहत आप डिवोर्स दो और उनको प्रूव करो कोर्ट में कि आपने डिवोर्स दिया है। जैसे कि हम खुला या मुबारता दे देते हैं। खुला मुबारता अलग चीज़ है, इसके लिए डिक्लेरेटरी सूट की ज़रूरत नहीं होती। खुला मुबारक तो है ही म्यूचुअल कंसेंट। अब जैसे कि ऐसा लीगल में ये होता है कि जैसे बोलते हैं कि आप काजी साहब से म्यूचुअल या खुला जो है कि आप वहाँ करा दीजिए। काजी से खुला होता भी नहीं। वहाँ पे उसके माध्यम से फिर कोर्ट में उसको डिक्लेयर करा दीजिए। काजी से खुला नहीं होता है, काजी से फस्क होता है। खुला और मुबारक तो दोनों राजी हैं तो हो गया। क्या ये रिटर्न में आपस में जो है- जब राजी हैं तो फिर रिटर्न में होगा ना। फिर डिक्लेरेटरी सूट की ज़रूरत क्या है? डिक्लेरेटरी सूट की वहाँ ज़रूरत है जहाँ हस्बैंड ने डिवोर्स दिया है, वाइफ उसको डिनाई करती है। हस्बैंड डिवोर्स क्लेम करता है, वाइफ डिनाई करती है। हस्बैंड के पास अगर 3 महीने के प्रूफ हैं कि मैंने इस तरीके से दिया है, अब वो कैसे दे सकता है? तुम्हारे पास है, नोटिस भेज दे। 1 महीना भेजे, फिर दूसरे महीना भेजे, फिर तीसरे महीना भेजे, 3 तुहर में। अब वो तुहर का पीरियड क्या कब होगा ये मुश्किल होता है। व्हाट्सएप के जरिए भेज दे, अंतर्देशी कार्ड लिख के भेज दे, फ़ोन करके किसी को बोल दे, 3 महीने तक लगातार। ये वो प्रूफ होते हैं जिनका रिकॉर्ड इकट्ठा करे, सिविल कोर्ट में उनको प्रूफ करे, ये होते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है, वेदर एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स जो होंगे क्या वो डिक्लेयर कराना ज़रूरी है नहीं। या ऐसे? कोई जरूरी, नो नीड टू डिक्लेरेशन। खुला और मुबारता डाइवोर्स को होने के बाद क्या इसको कोर्ट के माध्यम से डिक्लेयर कराना ज़रूरत क्या है भाई? मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काजी? बात तो ठीक है, जब लेकिन दोनों की एग्रीमेंट से इन हुआ। फ्यूचर- अरे जब इन दोनों फ्यूचर के अगर वो सेटल होना चाहते हैं फिर कोई दूसरा अगर अरे जब एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, लिखित में सारी चीज़ें हैं, तो ज़रूरत क्या है कोर्ट से डिक्लेयर कराने की? मैंडेटरी है। सर एक चीज, जैसे पुरुष को तलाक देने के लिए 4 कंडीशन, मतलब 4 तरह के होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये सर डिसाइड कैसे होगा कि इन्हीं 4 से ही पुरुष करे? जैसे एक ही बार हमने बोल दिया तलाक, नहीं, हम वो तो ऑफेंस हो गया। वो तो नहीं मतलब हमने सिंगल वाला ही बोल दिया तलाक। ये हसन में जैसा सिंगल बोलते हैं, हमने हाँ। सिंगल बोल दिया तलाक। हम क्यों 3 बार तक ले जाएं? हाँ, तलाक हसन को तलाक ये हसन जैसे 3 बार तक हम एक ही बार बोल दिया। मुस्लिम ला डिसाइड कैसे होगा कि एक ही बार बोलना है, 3 बार बोलना है कि एक इन साथ 3 बार बोलना है? 4 तरीकों में से हम कौन सा अपनाएं, ये हाँ, कैसे ये डिसाइड? कहने का मतलब है सर। देखो, भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में था वो तलाक़ विद्दत था, और तलाक़ विद्दत के बाद अब तलाक़ अहसन आ गया, तलाक़ हसन 3 सक्सेसिव पीरियड में। तो तलाक़ हसन ही चल रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हीं को मान्यता दी है।
यहाँ पे एक बार बोलने को मानता है ही नहीं, ना रिलीजियस और ना लीगल फील्ड में। यहाँ फतवा भी जो देते हैं जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मुस्लिम में एक शरिया अदालत होती है। अब शरिया क्या है? शरीयत एक्चुअली है क्या? मजहब यानी रिलीजन के जो नियम कानून हैं वही शरीयत है। तो उस हिसाब से शरीयत की अपनी अदालत, उनकी अदालतें बनी हैं, उसको कानूनी रूप से कोई मान्यता नहीं। वो सिर्फ ये देते हैं कि रिलीजन की लाइट में ये सही हुआ कि गलत हुआ। तो तलाक़े हसन को, जिसमें एक एहसन को जिसमें एक बार में कहा गया, वो लोग भी मान्यता नहीं देते। तो यहाँ 3 महीने का ही चल रहा है, अब एक बार का नहीं माना जाएगा। सर ये 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था जिसमें कि जितने भी मैरिजेस इंडिया में हैं वो सब रजिस्टर्ड होना जरूरी, मैंडेटरी। और 2017 में यूपी गवर्नमेंट ने रूल बना दिया मैरिज रजिस्ट्रेशन। तो अब जी किसी भी रिलीजन का हो, कास्ट को कुछ भी हम करा सकता है, निकाहनामा भी रजिस्टर्ड हो रहा है। तो हमारा सर ये था कि मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और इनमें जो तरीके दिए, किसी उसमें अगर डिवोर्स हो जाता है तो उस रजिस्ट्रेशन का फिर कैसे कैंसिलेशन कैसे कराएगा रजिस्ट्रार ऑफिस में? मतलब अगर निकाहनामा रजिस्टर्ड हो गया तो डिवोर्स होने के बाद रजिस्ट्रेशन को कैंसिलेशन की ज़रूरत थोड़ी है। मैरिज तोड़ने के लिए तो तलाक ही होता है ना। हाँ, मैरिज तोड़ने के लिए तलाक होता है। आप हिंदू लॉ में भी मैरिज रजिस्टर्ड हो जाती है तो डिवोर्स के बाद हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने थोड़ी जाते हैं। डिवोर्स हो गया, रजिस्ट्रेशन अपने आप कैंसिल। वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर डिग्री मिल गई आपको डिवोर्स की, लेकिन दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। वो ठीक है, आपने एक्स्ट्रा सावधानी रखते हुए करा लिया, अलग बात है। लेकिन अगर डिवोर्स हो गया तो उसकी ज़रूरत क्या है? नहीं, करा सकते हैं, आप करा लीजिए। आपका एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, आप उसको कैंसिल करा लीजिए। कोई भी सैलरी रजिस्टर्ड है, आप कैंसिल करा लीजिए। लेकिन अगर डिवोर्स हो गया, लिखा पढ़ी में हो गया, तो फिर उसकी ज़रूरत क्या है? प्रोसेस जितना सिंपल हो उतना अच्छा होता है। सर एक क्वेश्चन है, मिनिमम एज ऑफ फाइलिंग डिवोर्स क्या होगी? उसकी कोई मिनिमम एज नहीं, बस मेजर 15 साल नहीं, वो 18 होगी क्योंकि 15 साल नहीं वाला जो कॉन्सेप्ट, वो 18 ही होगी। अच्छा 18 ही, वो तो 18 ही होगी। नहीं बोथ ईदर पार्टीज 18 होगी, 18-21 होगी। जो शादी की एज सभी में है वही शादी की एज मुस्लिम लॉ में भी है। वो 15 साल की शादी मुस्लिम लॉ के अनुसार वैलिड होती है, बस ये। सो वैलिड शादी पे 16वें साल पे अगर वो तलाक दाखिल करना चाहती तो कंसेंट ऑफ पेरेंट्स होगी कि लड़की खुद देगी? देखो, इस संबंध में मुस्लिम लॉ में तो कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम मेजोरिटी एक्ट के तहत आएंगे या कॉन्ट्रैक्ट 1939 का जो एक्ट है उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आएंगे तो सूट नहीं फाइल कर पाएगी जब तक 18 की ना हो जाए। नहीं, पेरेंट्स की कंसेंट से हो सकता है, पेरेंट की कंसेंट से हो अगर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं तो। हाँ, फैमिली कोर्ट तो सिविल कोर्ट है, वहाँ तो सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये है। सर एक क्वेश्चन, जैसे हिंदू लॉ में 1 साल के बाद ही मतलब मैरिज हो जाती है, 1 साल बाद हम कोई तलाक- केस ला सकते हैं। तो क्या ऐसे ही मुस्लिम में ऐसा कुछ नहीं है शादी भाई। के- मुस्लिम लॉ कोई कोडिफाइड लॉ है नहीं, तो इसलिए उसमें ऐसा कोई पीरियड नहीं है। आज शादी हो रही, 3 दिन बाद आप तलाक करा लीजिए। सो देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैरिज इन मुस्लिम लॉ। जैसे मैंने कहीं बहुत पहले इस्लाम में मुता मैरिज सुनी थी, फिर ये मैरिज होती है। क्या पर्टिकुलर मैरिज का कोई तलाक का प्रोसीजर है कि ये सबके लिए कॉमन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमन? और अब सारे काइंड ऑफ मैरिज सब खत्म है। मैरिज होती है, एग्रीमेंट है, दोनों के बीच में निकाह हो गया, बस मैरिज है। वो इन प्री इस्लामिक हिस्ट्री के समय की स्थिति है। ये है। और किसी को कोई डाउट भाई? मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचा है एक्चुअली, ये तो खोज रहे हैं। समझ में आया ना आप लोग? चलिए, बहुत अच्छी बात। अमित ने कम से कम ये स्टार्टअप लिया, ये होते रहना चाहिए। हम शुरुआत में आज से करीब 15 साल पहले मैं खुद स्टडी सर्किल चलाता था यहाँ पे। महीने में एक क्लास, कभी नकवी साहब, कभी किसी सीनियर काउंसिल को, और 1 घंटे का पूरा डिस्कशन, कभी NI एक्ट, कभी कोई और लॉ लेकर के। तो ये होते रहना चाहिए, ये अच्छी बात है। ये मिस्टीरियस पिक्चर अभी रिलीज होना बाकी। तो आप लोग खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। देखिए, वकालत एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। और वकालत में आपको देखिए, एक ये ऐसी फील्ड है कि जहाँ मैं हमेशा कहता हूँ कि मोमबत्ती जब अपने आप को जलाती है तब वो दूसरों को उजेला देती है। तो हमें अपने आप को जलाना पड़ता है उजेला करने के लिए।
हम लोग भी जब यहाँ आए 25 साल पहले तो यही सोचते थे कि यार यहाँ बड़े बड़े सीनियर काउंसिल हैं, हम लोग पास कौन आएगा। लेकिन सब होता है, हम भी आज व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे सब बस लगे रहना पड़ता है। डेडिकेशन, डिवोशन बहुत ज़रूरी। मैं जाते जाते एक बात और कह दूँ, मैं अक्सर कहता हूँ, मैं अभी कुछ दिन पहले अमित मुझे स्पीक वेल की मैडम ने बुलाया तो वहाँ भी मैंने यही बात कही। मैंने कहा हर आदमी की लाइफ में 3D और 4P काम करती हैं। 3D क्या होती हैं? पहली D डिवोशन, एंड द सेकेंड D डेडिकेशन, एंड द थर्ड D डिलीजेंस। और P क्या है? फर्स्ट P है पैसेंस, सेकेंड P है प्रैक्टिस, एंड द थर्ड P है प्रॉपर गाइडेंस। तो फर्स्ट P का कनेक्शन है फर्स्ट 2D से, डिवोशन एंड डेडिकेशन। इफ़ यू हैव अ डिवोशन एंड अ डेडिकेशन तो पैसेंस अपने आप आ जाएगा। डिवोशन और डेडिकेशन के लिए पैसेंस जरूरी होता है। अब थर्ड D है डिलीजेंस। डिलीजेंस कैसे होता है? डिलीजेंस मीन्स प्रैक्टिस। डिलीजेंस मीन्स प्रैक्टिस। तो डिलीजेंस कनेक्टेड है प्रैक्टिस से। मेहनत हम कैसे करें? हम दिन भर मेहनत तो चिल्लाएंगे नहीं। हम इसको सुबह से शाम धक्का देते रहे, ये 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी, क्या वर्क हुआ? वर्क की डेफिनेशन क्या है? वर्क में जिस चीज़ को प्रेशर विस्थापन होना जरूरी है। हैं? स्पेस में विस्थापन होना जरूरी है। तो विस्थापन नहीं हुआ तो वर्क नहीं हुआ। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। लेनिन से जब पूछा गया कि आप कैसे, लेनिन जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 में लाए, लेनिन से पूछा गया कि आप कैसे इतना बड़ा रेवोल्यूशन ला पाए, तो उन्होंने एक ही शब्द को 3 बार कहा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का संबंध इंटेलिजेंस से है। मेहनत का मतलब हमें प्रैक्टिस करना है। और इन सब के लिए तीसरी जो P काम करती है वो प्रॉपर गाइडेंस काम करती है। तो 3P और 3D के साथ अगर साथ अच्छे से कॉम्बिनेशन है तो थर्ड D आ जाती है, डेस्टिनी बन जाती है। डेस्टिनी मीन्स किस्मत। तो पैसेंस के साथ लगन से ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करिए।